नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदन सिंह द पॉडकास्टर की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मज़ेदार बात है कि आज मैं जिस हस्ती के साथ आप सबके सामने हूं वो एक अनोखा एक कॉम्बिनेशन है। अनोखा क्यों है ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको। जो मेरे साथ आज हैं वो लोक कला की दुनिया में, छत्तीसगढ़ी लोक कला की दुनिया में, जिसे हम पंडवानी कहते हैं, उसमें एक अच्छा खासा नाम बना रही हैं, काम कर रही हैं, पर एट द सेम टाइम वो एक प्रशासनिक सेवा से भी आती हैं, जहाँ पे 24/7 उनका काम है, वो बिज़ी रहती हैं। अनोखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस काम को करते हुए भी उन्होंने कला को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश की। और उनके बारे में क्या कहूँ, बहुत सारी बातें तो उन्हें ही बतानी हैं आप सभी को। एक उच्च स्तरीय शिक्षा लेकर कला को उस तरह आगे बढ़ाना अपने आप में एक कहना चाहिए काबिले तारीफ की बात है। खूबसूरत हैं, खूबसूरत व्यक्तित्व की धनी हैं। तो आज मैं आप सभी को जिनसे मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है इंस्पेक्टर तरुणा साहू। नमस्कार तरुणा जी। नमस्कार। आपका हमारे वैलेंटिनो स्टूडियो में और द पॉडकास्टर टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं जी, उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका भी और व्यूअर्स का भी, रियली थैंक यू सो मच। तरुणा जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे एक सिंगल इनविटेशन पे आप एग्री हो गई, भले थोड़ा समय का इधर उधर रहा। तो तरुणा जी, हम आज बात करते हैं आपकी दोनों जर्नी के बारे में। बिल्कुल। जिस तरह की आप एक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, साथ में आप एक कलाकारा भी हैं। जी। तो हम ये जो कॉम्बिनेशन है जी। उस पर हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तरुणा जी, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा समय में पीछे चलें। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप कला पे कैसे आई हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मैं अपने परिवार के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरे पापा जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं अभी, और मेरी मम्मी स्वर्गीय श्रीमती जानकी साहू जी, कोरोना में मैंने उनको खो दिया, और हम 4 बहनें हैं। तो हम 4 बहनों में से मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मैं इंस्पेक्टर आरपीएफ में हूँ। जो छोटी वाली बहन है वो है किरण साहू, वो एवीएफओ है, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। देन थर्ड वन इज फिर सब इंस्पेक्टर लोकल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही है। और छोटी वाली अभी तैयारी करी है कंपटीशन एग्जाम की। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। तरुणा जी, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा को आपके घर में बहुत महत्व दिया गया। जी। जिस तरह से आपने बताया कि आप इतनी बहनें हैं और सभी अच्छे ओहदे पे हैं, और छोटी वाली तो अभी प्रिपेयर कर ही नहीं है। जी। तो ये तो सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जितना मैं जान पाया था, मुझे लगा जी। कि सिर्फ आप ही इस फील्ड में हैं। तो वो समय कब आया तरुणा जी जब आपको लगा कि आपको कला की दुनिया में कदम रखना चाहिए, और आप प्रेरित किन से हुई? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। उस गांव का नाम है किधावा, एक बिल्कुल आदिवासी अंचल, सुदूर सा गांव, जो बिल्कुल बोलना चाहिए पहाड़ियों के बीच में, बिल्कुल घने घने जंगल। और मुझे अच्छे से याद है अपना बचपन में ना उगता हुआ सूरज, एक बड़ा सा सूरज देखती थी जो हम अभी देख नहीं पाते। तो वहाँ पे मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ एज ए टीचर, और वहाँ पे मैंने प्राइमरी की शिक्षा 1st to 5th क्लास तक वहाँ पे ली। तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मेरे पापा जब भी मुझे बोलते बेटा कल एग्ज़ाम है, पढ़ाई कर लो, तो मैं खेलते रहती थी। बोलती थी मुझे सारी चीज़ें याद है। पापा बोलते थे अच्छा तुमको याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है, इधर आओ। पूछते थे और मैं सारे आंसर्स बता देती थी। तो उनको लगा कि वाकई पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला बेटा यहाँ पे चूँकि कुछ सुविधाएँ कमी है, एजुकेशन हम पता नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे उतनी अच्छी, तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, और आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सेलेक्ट होना है। फिर क्या था, मैं तो बिल्कुल, पापा ने मुझे सपने दिखाए और मैं चल पड़ी उसे साकार करने के लिए। और मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया 5वीं कक्षा में, और मैं सीधे सेलेक्ट हुई नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर के लिए। और वहाँ पे चूँकि मैंने बताया कि हम 4 बहनें, मेरा भाई नहीं है, तो एक दिन क्या होता है, छुट्टियाँ चल रही थी राखी की, तो मेरा भाई नहीं है, तो मैं अब वही थी हॉस्टल में ना, थोड़ी सी ये आप बोल सकते हैं कि चंचल सी हूँ मैं। तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के गाना गा रही थी। तो संगीत सर आए, उनकी बुरी बुरी आंखें, ही इज़ माई म्यूज़िक टीचर, और श्री प्रदीप बेरे जी हैं मेरे संगीत शिक्षक, बहुत दिल के करीब, बहुत आदरणीय है मेरे वो। तो उन्होंने मुझे पहली बार सुना तो बोले कि कौन है जो इतना चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है। सब लोग बोले आज तो तरुणा गई। बोले सर तरुणा गा रही थी।
मुझे बुलाया था, तुम गाना गाती हो? मैंने कहा सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा बस डांटने वाले हैं कि मैं तो चिल्ला रही थी। बोले नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा गाती हो बेटा, चलो म्यूजिक रूम में चलो सब लोग। फिर वहाँ गए, फिर उन्होंने मुझे एक लाइन बस बोला। फिर मैंने बोला कि सर सॉरी, मुझे नहीं आता गाने। बोले बेटा, जो कलाकार होता है ना, वो शर्म नहीं करता। दैट इज़ द टैग लाइन जो मुझे आज तक याद है। और वहीं से सफ़र हुआ हमारा शुरू। उन्होंने मुझे बोला कि तुमको छत्तीसगढ़ी आती है? मैंने कहा आती है सर। बोले कोई एक गाना मुझे गा के सुना दो। तो मैंने उनको एक गाना सुनाया था, फागुन महीना पहुना बना के आए, फागुन महीना पहुना बना के आए। आप मानेंगे नहीं सर, इस गाने ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सेम डे सेम टाइम उन्होंने कहा कि यहाँ पर तीजन बाई जी का कैंप लगने वाला है और आप वहाँ पंडवानी सीखने जा रही हो। उस दिन मुझे पता चला और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। तो मुझे उस दिन पता चला कि मैं अच्छा गाती हूँ और फिर मुझे सीधा फिर वो पंडवानी सिखाने के लिए बोरे ही लेके आए। मुझे पहले लगा था कि इंस्पेक्टर हैं, एजुकेशन भी डेफिनेटली उस लेवल पे आपने लिया है, तो थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड, थोड़ा मॉडर्नाइज ज़्यादा हो गई होंगी, पर एट द सेम टाइम आप उतनी ही ठेठ हैं। तो मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने उन चीज़ों को उस तरह से मेंटेन किया। अच्छा, अभी इनकी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तीजन दीदी का जो आपने भी कैंप के बारे में बात किया, तो पहला इंटरेक्शन, क्योंकि आप तो बहुत छोटी रही होंगी उस दौरान, तो वो पहला इंटरेक्शन जो था तीजन दीदी से, क्योंकि मेरे लिए तीजन दीदी को मैं हमेशा शेर नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो स्टेज में दहाड़ती हैं। बिल्कुल। तो उनसे पहला इंटरेक्शन आपका कैसा था? मैं तो बोलूँगी कि भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना थी कि उन्होंने जो हमारी छत्तीसगढ़ की लोक कला है, पंडवानी भरथरी के लिए जो कैंपिंग किया, और जो बच्चों को उन्होंने उस समय सोचा होगा कि जो हमारी जो पंडवानी है, लोक कला, वो जीवित रहे। तो उन बच्चियों में मैं एक बच्ची मैं भी हूँ। और जब उनसे मैं पहली बार मिली तो हम 20-30 लोग थे। हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में माना कैंप से पढ़ाई किया, तो हम लगभग 10 बच्चे यहाँ से गए थे। बोरई से कुछ बच्चे थे और मल्हार नवोदय विद्यालय बिलासपुर से कुछ बच्चे आए थे। तो मैं एकदम छोटी सी थी, इतने हेयर कट थे और मेरी हाइट भी शॉर्ट थी, मेरी एज भी कम थी, मैं मात्र 8 से 9 साल की थी। तो जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैंने उनका चरण स्पर्श किया, और भले छोटी थी लेकिन मैं उनको जानती थी कि बहुत बड़ी पंडवानी गायिका है। तो एक, और उस समय उनको पद्मश्री मिला हुआ था, तो एक पद्मश्री कलाकार से मिलना, और एक उतना तो मुझे रिवॉर्ड का नहीं पता था, बट एक नाम था उनका अलग से, पंडवानी का दूसरा नाम तीजन दीदी। तो उनसे मिलना मेरे लिए बिल्कुल बोलते हैं ना कि सपनों के साकार होने जैसा था। और सच बोलिए इतनी खुश हुई ना, मुझे नहीं पता था कि मैं पंडवानी सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, आई डोंट नो, बट उनसे मिलकर मैं बहुत गदगद हो गई थी। तरुण जी, ये जो आपने जो वक्तव्य बताया बड़ा ही खूबसूरत और मज़ेदार था, जो आपने सुनाया मुझे अभी। एक जो चीज़ है जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है आपके व्यक्तित्व की ओर, उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक इंस्पेक्टर के तहत आप एक उतनी डैशिंग है, और जब मैंने मंच पे देखा आपको, मंची चीज़ों को देखा, तो आप एकदम विपरीत हैं। उतनी सौम्य तो ऐसे भी हैं आप, पर क्योंकि एक पद की गरिमा भी बनानी है आपको, उस गरिमा को लेकर चल रही हैं आप, लेकिन कलाकार होने का भी एक गर्व, और वो चीज़ को आप जो मंच पे लाती हैं, तो वो सामंजस्य आप कैसे बनाती हैं? आपने मुझे पूछा कि मैं ड्यूटी और कलाकार दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित करती हूँ, तो बहुत मतलब मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कलाकार तो पहले ही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं 9 साल की मेरी उम्र थी, उस समय तो मैं इंस्पेक्टर थी नहीं, और मैंने बचपन से पंडवानी सीखना शुरू किया, तो मैं कलाकार पहले हूँ और बाद में इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, लेकिन ड्यूटी इज़ माई प्रायोरिटी। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि, और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो कला होता है ना, पंडवानी होता है, वो सीधे जाके दिल पे लगता है, वो बिल्कुल आत्मा को छूती है। जब भी मैं स्टेज शोज करती हूँ तो लोग मुझे एक बहुत प्यार से मुझे मिलते हैं, मुझे प्यार से गले लगाते हैं, उनके चेहरे पे जो मैं एक रिस्पेक्ट देखती हूँ वो अलग होता है। और जब मैं ड्यूटी प्लेस में होती हूँ, जब मैं किसी के बिछड़े हुए बच्चे को खोज के देती हूँ, किसी के बुजुर्ग माता पिता को देती हूँ, तो वो रिस्पेक्ट अलग होता है। और दोनों ही नो डाउट मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ जहाँ मुझे माता रानी ने, मुझे माता सरस्वती ने दोनों का आशीर्वाद दिया, और मैं दोनों की चीज़ों को अच्छे से कर पा रही हूँ। अरुणा जी, आपकी जो जितनी भी आप बातें बता रही हैं ना, वो मैं कहूँगा कि हमारे दर्शकों को तो बहुत प्रेरित करेंगी ही करेंगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ तरुणा जी कि जब आपने पंडवानी सीखना शुरू किया, आपको लगा कि
पंडवानी की किसी स्तर तक आप पहुंच गई हैं कि आप प्रेजेंट कर सकती हैं, मंच पे आप आ सकती हैं, तो वो कौन सा समय था या आप कितनी बड़ी थी उस वक्त कि आप मंच पे आई फुल फ्लेज्ड कि अब मैं पंडवानी मैं अकेले मैं कर सकती हूँ, वो समय कब था? मेरी उम्र उस समय 9 साल की थी और मैं 6वीं क्लास की स्टूडेंट थी जवाहर नवोदय विद्यालय की। और दीदी का ये होता है कि वो हमको 10 दिन का जो कैंपिंग होता है उसके बाद हमको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर उन्होंने 9 डेज हमको सिखाया तो 10वें दिन सबके सामने हमको उन्होंने क्या सिखाया वो हमको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उस समय मुझे अच्छे से याद है द्रौपदी चीरहरण, वहीं से दीदी ने मुझे पंडवानी की बारीकियों को सिखाना शुरू किया था। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरा जो पहला परफॉर्मेंस था वो द्रौपदी चीरहरण ही था। और मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे, इस समय इतने छोटे छोटे थे। तो तीजन दीदी ने ना एक नकली बाल लेके आई थी और मेरे बिल्कुल बाल को ऐसे गूंथ गांथ के उन्होंने रेडी किया था। और जब होता है ना द्रौपदी का चीरहरण होता है और जब दुशासन जो है ना दुर्योधन आदेश होता है कि मेरी दासी को लेके आओ, जिस हालत में होगी उस हालत में लेके आओ, तो जो दुशासन है बिल्कुल गरज के जाता है और चिल्लाता है। और जैसी द्रौपदी दरवाजे को बंद करने के लिए बोलती है ये बिल्कुल मुझे लेके जाएगा, तो दरवाजा खींच के उसके बाल को ना नीचे गिराता है खींच के। और ऐसे जब खींचता है ना तो मुझे अच्छे से याद है मेरा बाल बाहर हो गया था। तो बहुत सारी यादें हैं दीदी के साथ। और मेरे को बोलती थी एतिया, छत्तीसगढ़ी में बोलती थी एतिया करके, अपने गोद में बैठाती थी। और उनके पास एक बहुत प्यारा सा मेकअप किट हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है, रेड कलर का, एक बहुत सारा से बहुत सारी लिपस्टिक के शेड, आल्टा, बिंदियाँ। तो तीजन दीदी मुझे अपने जो मेकअप जो सामान होते थे उनसे मुझे तैयार करती थी। तो आई थिंक वो मेरा गोल्डन टाइम था। और अभी भी याद करके ना मैं अंदर से बहुत भावुक हो जाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप देखिए पद्म विभूषण वो अलग जगह है, बट वे बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और जिन्होंने एक मुझे पंडवानी को सिखाया। आपके सारे वक्तव्य जो आप तीजन दीदी को लेके बता रही हैं, पंडवानी को लेके बता रही हैं, इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मज़ेदार भी है एट द सेम टाइम। जो आपने इंसिडेंस जो बताया अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तरुणा जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि तीजन जी जो हैं वो तो मतलब मैं कहूँ कि दुनिया से परे हैं, उनका काम किस लेवल पे है। तो जब प्रेरणा की बात आती है तो तीजन दीदी की ऐसी कौन सी बात थी, या उनके जब वो मंच पे होती थी, क्योंकि डेफिनेटली आपने उनको मंच पे ज़रूर देखा होगा, उनको परफॉर्म करते हुए देखा होगा, तो वैसा उनका वो कौन सा होता है? जब हम किसी को गुरु मानते हैं तो हम इंस्पायर तो हो ही जाते हैं, तो हमें उनकी कोई एक चीज़ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि मैं भी कला विधा से हूँ तो हमेशा मैं भी अपने गुरु से इंस्पायर रहा। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्या रहता था कि नहीं तीजन दीदी ऐसा एक्सप्रेशन दे रही हैं या ये वाली कहानी सुना रही हैं मंच पे, तो मुझे भी ऐसा करना है। और साथ ही आपका जो मतलब पसंदीदा प्रसंग कौन सा है, इस पर जरूर बताइएगा। तीजन दीदी की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी, एक मैं छोटी सी बच्ची थी, मुझे तो बिल्कुल, मैंने गायन पहली बार शुरू किया था, बट वो मेरे साथ स्टेज शेयर करती थी। अगर मैंने एक प्रसंग किया, मेरा फेवरेट प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण, तो वो जैसे कि वो पांडवों को जाके जुआ के मंच तक बैठाई, उसके बाद वो मुझे बोलती थी कि आगे मेरी जो शिष्या है, मेरी बहुत प्रिय शिष्या तरुणा, वो प्रेजेंट करेगी। आप मानेंगे नहीं, मैंने उनके साथ दिल्ली नेशनल उसमें प्रोग्राम दिया, भोपाल कालिदास समारोह उज्जैन, और ऐसे मैंने उनके साथ लगभग पूरे भारतवर्ष मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह प्रोग्राम दिया। और जो उनकी जो पर्सनालिटी की जो सबसे दमदार जो मुझे लगता था, जब भीम का रोल करती थी, जब वो गदा उठाती थी तो लगता है कि सच में भीम आ गया हो। जब वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट से द्रौपदी बनती थी तो लगता था बिल्कुल द्रौपदी खड़ी हैं। नो डाउट वो एक अनएजुकेटेड, मतलब एक ऐसी महिला जिन्हों हो सकता है उनको शिक्षा ना मिला, लेकिन एक अपने कला को उन्होंने उस मुकाम पे लेके गई कि उन्होंने एक अपना नाम दिया। बहुत सारी महिलाओं को, ना मुझे बल्कि बहुत सारी जो गांव की महिलाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि कला कोई शिक्षा या किसी चीज़ का बंधन नहीं होता, कला कला होता है। तो ये चीज़ उन्हें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि उन्होंने केवल पंडवानी को एक नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसको एक इंटरनेशनल फेम दिया। तो मुझे उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका जो स्टाइल है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तरुणा जी, एक जो सवाल है मेरे मन में हमेशा आता है और सभी के लिए आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ से गुजरा हूँ। तो तरुणा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप पुलिस ऑफिसर तो हैं ही,
और कला जगत में भी नाम कर रही हैं, कला कर रही हैं। मैं दोनों को ही मिला के एक सवाल पूछना चाहूँगा आपको कि दोनों ही क्षेत्र में जब आपने कदम रखा, पहले तो आप कला में आ चुकी थी क्योंकि आप बचपन से ही आप कला कर रही हैं, फिर आप पुलिस ऑफिसर भी बनी, तो दोनों चीज़ों में संघर्ष तो सवाल ही नहीं उठता, रहा ही होगा। बिना संघर्ष के तो आप ये स्थान तो पा ही नहीं सकती हैं। जी। लेकिन जो कठिनाइयाँ थी, तो वो कठिनाइयाँ किस किस तरह से आई? एज अ मतलब आप जब पुलिस ऑफिसर बनना चाह रही थी, तो आर्टिस्ट बनना चाह रही थी, तो किस तरह की तकलीफ़ें आपको आई और संघर्ष किस तरह का हुआ आपका, और आपने उसको हैंडल कैसे किया? ये मैं एकदम जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत प्रेरित करने वाला आपका जवाब होगा जो हमारे व्यूवर्स हैं। जी, बिल्कुल आपका सवाल है और मैं फिर से चलती हूँ अपने स्ट्रगल की दुनिया में। तो मुझे लगता है जब मैं छठी क्लास में थी तो हमारा 10-10 दिन का प्रोग्राम्स, हम चूँकि हम कैंपिंग करते थे और जब हम दिल्ली जाते थे, भोपाल जाते थे, तो मेरी पढ़ाई छूट जाती थी। तो उस समय मैं बाकी बच्चों से कॉपी लेके और फिर अपने होमवर्क करती थी। अब छोटी बच्ची 6-9 साल की, उतना मेरे पास उतना दिमाग भी नहीं होता था, तो कई बार मुझे बच्चे चिढ़ा भी देते थे। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती थी। लेकिन मैंने हमेशा मतलब मेरे दिमाग में आता है, जब भी मुझे कोई कुछ बोले ना तो मैं और डबल पावर से काम करती हूँ। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, जब मुझे कोई अपने कॉपी नहीं देता था तो मैं अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर कर लेती थी, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने पूरी कोशिश की, मम्मी पापा टीचर, शुरू से पढ़ने में मैं ठीक थी, तो मैं ऐसे करती। फिर एक 7वीं क्लास में मुझे दीदी बोली कि बेटा मैं तुमको पेरिस लेके जाऊँगी, फ्रांस। तो मैं 4 बहनों में से बड़ी बच्ची, मेरे मम्मी पापा टीचर, और मैं आपको बता रही हूँ 1996 की बातें। तो उस समय एक लड़की के लिए फ्रांस, पेरिस जाना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पापा ने मुझे उस समय एक बात बोली, मुझे कभी कभी अभी भी फील होता है कि अगर उस समय मैं चले जाती तो क्या होता। तो मुझे पापा ने बोला कि बेटा आप पढ़ाई कर लीजिए, आप चाहे जो बन जाइए, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, उसके बाद आपका जो मन करता है वो करिएगा। और बिल्कुल चूँकि मेरे माता पिता हैं, वो कुछ सोच के उन्होंने मेरे लिए बोला होगा। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया और मैंने संगीत की भी शिक्षा ली। मैं संगीत प्रभाकर भी हूँ और 12th बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने गोल्ड मेडल भी लिया। और रही बात पुलिस विभाग की, तो मैं NCC C सर्टिफिकेट हूँ और मैं गणतंत्र दिवस में भी सेलेक्टेड हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष भी मुझे पंडवानी जो है, मतलब मेरा प्रदर्शन, मेरा सौभाग्य रहा कि उनके सामने मैंने प्रेजेंट किया। और मुझे अभी भी उनका एक स्माइलिंग फेस अटल बिहारी जी का बिल्कुल याद सा है। और बहुत सुंदर मेरी जर्नी रही। और एक छोटे से गांव की लड़की और हम 4 बहनें, कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा को बोला जाता था कि आपका बेटा नहीं है, 4 बेटियां हैं, क्या करेगी। जो वो बात होती थी ना कि 4 बेटियां हैं, मैंने ना बचपन से ही ठान लिया था कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। आप मानेंगे नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई से लेके हर जगह। और मैं इतना मानती हूँ कि किस्मत होता है लेकिन कर्म उससे बड़ा होता है। जब आप काम करते हैं ना तो किस्मत खुद ब खुद आपके पीछे आती है। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि कोई छोटा सा गांव कुछ भी मायने नहीं रखता है, बस आपको जो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो है एजुकेशन। मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी कि बेटा जो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारा एजुकेशन है। खूब पढ़ाई करो, अपने माता पिता गुरुजनों की बात मानो और साथ में संस्कार होना जरूरी है। तो मैं बोलती हूँ कि बच्चे अनुशासन, आप जब तक अनुशासन नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ होना चाहिए, तो फिर आपको किसी भी जगह बिल्कुल आसमान आपका है, आप कहीं भी उड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी जिस तरह से करुणा जी ने सारी बातें बताई, तो मैं इसी बहाने आप सभी को ये भी बोलना चाहूँगा, उन सभी पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पे बहुत भरोसा नहीं कर पाते हैं, माता पिता का सहयोगी होना, एक चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। यहाँ तो उदाहरण है करुणा जी की, एक लड़की होते माता पिता ने उन्हें जिस तरह से उनको ग्रूम किया, आज वो किस स्थान पे हैं, चाहे आप कला की दुनिया में देखिए या जिस प्रोफेशन पे वो हैं। इसी में अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे सर हैं, यानी कि मिस्टर साहू, आप नाम मेंशन करिएगा, उनका सहयोग कला के लिए, क्योंकि आप प्रोफेशन में तो आप दोनों सेम प्रोफेशन पे हैं, तो उनकी पोस्ट के बारे में भी आप बताइएगा। पर मैं चाहता हूं कि वो एक कलाकार के रूप में आपको कैसे देखते हैं कि जब आप कॉस्ट्यूम पे एकदम से आप पुलिस यूनिफॉर्म पे हैं, फिर एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आप एकदम पंडवानी की ड्रेस में आती हैं, वो सब चीज़ें, तो वो कैसे उस चीज़ को देखते हैं और उनका सहयोग आपको कैसे रहता है? सर ने पूछा कि मिस्टर साहू कैसे हैं, तो मेरे हस्बैंड का नाम है श्री एमल साहू जी और वो छत्तीसगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पे हैं।
और जब हम लोगों को लोग देखते हैं ना तो सब बोलते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज है क्या। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी फुल्ली अरेंज मैरिज है, क्योंकि मैं आपको फिर बोला कि मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा की बातों का सम्मान किया। और चूंकि 4 बहनें, ऐसा बोला जाता था कि अरे बड़ी बहन अगर उसने लव मैरिज किया तो बाकी बहनों का क्या होगा। तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए नो डाउट मैं बहुत उनका सम्मान करती हूँ, और मैं बिल्कुल उनकी बातों को मैंने कभी उनको ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं कभी भी, चाहे छोटी बच्ची थी चाहे अभी, अगर वो बस बोल देते हैं तो बिल्कुल मेरी हाँ ही होती है। तो सर से बिल्कुल मुलाकात हुई, और वैसे तो मुझे मतलब मुझे देखने के लिए 4-5 लड़के आए थे, बट सर ने मुझे पहली बार मुझे ही देखा है, और उनकी मेरी शादी हुई है। तो एक वो है, और नो डाउट सर ने मुझे, ऐसे तो मुझे उनको पता ही था कि मैं पंडवानी करती हूँ, बट उन्होंने मुझे पहली बार अयोध्या में लाइव करते हुए देखा। उस समय एक बहुत सुंदर नज़ारा था। मेरे पापा गए थे, मेरी पूरी टीम गई थी, मेरी सासू माँ गई थी, मेरी सिस्टर गई थी। तो वहाँ पर मैंने किया था शंकर अर्जुन संवाद और द्रौपदी चीरहरण, और वो भी उस समय जब रामलला जी का दरबार सज रहा था, जब बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उस समय मुझे सौभाग्य मिला कि मैं, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने मुझे वहाँ पर बुलाया था, और जब मैंने परफॉर्मेंस शुरू किया, और जब द्रौपदी चीरहरण में जब एक स्त्री कैसे अपने इज्जत को बचाने के लिए भीख मांगती है, सभा में इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे रहते हैं, उसके 5-5 पति बैठे रहते हैं, और उसको जस्टिस नहीं मिलता, और उस जस्टिस का परिणाम ही महाभारत होता है। जब उसको मैंने प्रेजेंट किया, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, बट पूरी पब्लिक रोने लगी, और लिटरली मेरे हस्बैंड आए, मुझे गले से लगाया और बोले कि यार गुंजा, तुम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। मेरे घर का नाम गुंजा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार गुंजा, तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, और सच में बहुत सपोर्ट रहता है। हम हर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और देखिए पति पत्नी में झगड़े ना हो तो पति पत्नी किस काम के, तो छोटा मोटा चलता रहता है, बट हमने ऐसे कोई सीरियसली हमारी लड़ाई नहीं होती है, और हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चंदन सर को बताना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में भी सॉल्व की है। एक डबल मर्डर केस था, जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे का मर्डर करके गया में भाग गया था, और ट्रेन रूट से ही गया था, तो उसमें मैंने बहुत हेल्प की थी। तो ये सब चीज़ें हम लोग आपस में करते हैं, और बिल्कुल मैं, माता रानी का आशीर्वाद है कि मुझे मेरे हस्बैंड का, हम गोलू बोलती हूँ, उनके जैसा हस्बैंड मिला है। तो तरुणा जी, ये तो बड़े मज़े की बात रही। आपका जो पारिवारिक इंसिडेंस हमने जो सुना अभी, बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के कि आप सर को क्या पुकारती हैं। और आपके प्रति उनका जो एक सकारात्मक रवैया है जान के बड़ा अच्छा लगा। तरुणा जी, मैं एक गंभीर एक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये है कि आप एक लड़की हैं, और चूंकि हम भारत से हैं, ऊपर से भारत के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ से हैं, क्योंकि हमेशा कई जगहों पे हमें छत्तीसगढ़ थोड़ा पिछड़ा माना जाता है कई चीज़ों पे। तो आपकी दृष्टि में बातें तो खैर बहुत होती है ऑन पेपर, या लोग भाषण देना है तो बहुत कुछ कह जाते हैं, पर एक कलाकार के तौर पे और एक इंस्पेक्टर होने के तौर पे, क्योंकि आपके परिवार ने आपको आगे बढ़ाया है, तो लड़कियों की स्थिति छत्तीसगढ़ में मैं पूछना चाहूँगा कि स्थिति क्या है, और अगर आपको कुछ कमतर लग रहा है तो कैसे उसको हमें बढ़ाना चाहिए आगे। बिल्कुल। मैं छत्तीसगढ़ की, अभी तो हम लोगों ने देखा कि नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे लड़कियां जा रही हैं, बट हम एक नॉर्मल गांव की बात करें तो माँ बाप सोचते हैं कि बच्ची 18 की भी 20 की भी तो हम शादी कर देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ना, हमारे पास केवल एक ही ताकत है, और वो है शिक्षा, एजुकेशन। तो हमारे यहाँ अगर मैं लिंगानुपात की बात करूँ तो नो डाउट हमारे यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छा रेशियो है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे लड़कियों को, चूँकि ये छत्तीसगढ़ बाद में बना, 2000 में बना है, और मेरे को मेन जो लगता है, मुझे लगता है शिक्षा ऐसी चीज़ है। अगर देखो, एक लड़की एक माता बनती है, और जब एक माता शिक्षित रहेगी तो सोचो एक शिक्षित पूरा एक भविष्य बनाएगी। अपने जो बोलते हैं ना कि सबसे जो पहली जो गुरु होती है वो होती है माता। तो अगर लड़की शिक्षित रहेगी, एक माँ शिक्षित रहेगी, तो डाउट पूरे एक भविष्य का जो निर्माण होगा, आने वाली पीढ़ियाँ, वो बिल्कुल एजुकेटेड होगी और बहुत आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं फिर से पंडवानी पे आता हूँ जी कि मैंने देखा इन दिनों में, इन कुछ सालों में, क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं तीजन दीदी का बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ, और उनके सिमिलर और भी हैं। अब क्योंकि हम उनके बारे में बात करें, तीजन दीदी के और का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, तो एक बहुत ही दिनों के बाद आप दिखी कि आप पंडवानी कर रही हैं, उस सुविधा को आगे बढ़ा रही हैं।
तो पंडवानी की स्थिति कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अभी नहीं है, अभी नहीं है। क्योंकि तीजन दीदी की जो स्थिति है, जिस तरह से दौर से वो गुजर रही हैं, जी। तो आपने कहीं ना कहीं सोचा, मुझे ऐसा मैं आपको जज कर पा रहा हूँ कि आपने सोचा होगा कि स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर करनी है पंडवानी की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या हुआ था। जी। तो आप इस चीज को मतलब पंडवानी को उस स्तर पे ले जाने के लिए या पंडवानी के लिए अच्छे दिन फिर से लाने के लिए जी, आप क्या करने का सोची हैं और क्या करना चाहती हैं? पंडवानी आप लोगों को पता होगा, पंडवानी मतलब पांडव की कथा, स्टोरी ऑफ पांडव्स है ना, महाभारत की जो कथा है उसको हम पंडवानी के फॉर्म में गाते हैं। तो जो पंडवानी है एक ऐसी कला है ना, जो जैसे कि जब होता है तो लगभग 15 मिनट का, 20 मिनट का, और इसमें ना छोटे छोटे संवाद होते हैं। और मैं जैसे कि मैं कपालिक शैली की गायिका हूँ, जो कल्पना पे आधारित होती है और पूरी भाव भंगिमा के साथ जो है गाया जाता है। तो आज के ज़माने में जो बच्चे हैं वो जब हम कभी इंस्टा यूट्यूब हम देखते हैं तो जनरली बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन पंडवानी जो है कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि इसके कलाकार या तो हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अब दोनों का कॉम्बो होना जरूरी है। आप जो कला है उसको आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म में भी लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे सर ने पूछा कि आप पंडवानी के लिए क्या करेंगी, तो मैं मंदिर हसौद की प्रभारी थी, मैं बीच में पंडवानी करती थी, बट अब से एक बोलना चाहिए कि मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुझे पता चला दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं यूनिफॉर्म में थी, ठंड का समय था, मैं उसी ड्रेस में भागते हुए मैं आई, ड्राइवर को बोली कि तुरंत ले चलो मुझे करके। मैंने ड्यूटी ऑफ किया और सेम डे मैं सीधा रायपुर से आई गनियारी, और गनियारी पे आके देखा तो सच में उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने मुझे एकदम जैसे ही मैं देखी, फिर मैं उनके कुछ फ्रूट्स वगैरह जो मुझे लगा कि मैं ले जा सकती हूँ, एकदम मुझे गले से लगा लिया उन्होंने। उसके बाद मैं बोली मुझे पहचान रहे हो दीदी? हाँ बेटी। तोला कैसे नहीं, फिर छत्तीसगढ़ी में बोली हाँ बेटी तोला कैसे नहीं चिन्हूँ मतलब पहचानना ते तो करुणा हरस करके। तो फिर ना मुझे गले से लगा के रोने लगी। लिटरली मुझे इतना फील आया, मतलब अजीब से मैं भी बहुत भावुक हो गई। फिर मैंने बोला, फिर मैं उनको थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैंने बोला दीदी आपका फेवरेट गाना कौन सा है? तो उन्होंने मुझे बोला कि सदा तरोई ना फूले वो। तो मैंने कहा कि सुनाऊं आपको? बोलती हाँ सुना दो। मैं आपको भी एक लाइन सुनाना चाहूंगी। सदा तरोई ना फूले वो, सदा सावन ना होए, सदा जवानी ना रहे। सदा तरोई ना फूले वो, सदा सावन ना होए, सदा जवानी ना रहे। सदा जिए ना कोई, सदा जवानी ये ना रहे। सदा जिए ना कोई, सदा जवानी ये ना रहे। मैंने इतना ही गाया था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बोला कि करुणा मैं नहीं जाना, अब तोला आगे बढ़ाना है। मैं भी एकदम शॉक्ड। मैंने बोला कि दीदी ऐसे कैसे होगा, मैं तो ड्यूटी वाली हूँ। बोले बेटी, बोला नहीं पता, लेकिन तोला ही करे बल लगी। और मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्या हुआ, एकदम उन्होंने मेरा हाथ लगभग ना आधे घंटे तक ऐसे पकड़ के रखा था और ला के अपना तमूरा मेरे गोद में रखा। मैं यूनिफॉर्म में ही थी और मुझे बोला कि अब तोला ही करना है। बोला नहीं पता अब कौन का कैसे, लेकिन तोला करना है। उसके बाद बोलते हैं ना कि एक गुरु का जो आशीर्वाद है होता है वो भगवान का आशीर्वाद है। फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, फिर मैं लगातार जो मैं अच्छा कर सकती हूँ ड्यूटी के साथ मैं करते आ रही। वाह, मतलब सच में ईश्वर ने आपको नवाजा है उस कला के उस रंग से। तो तरुणा जी, अब हम आते हैं आपके इस पुलिस वाले प्रोफेशन पे आते हैं। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, मतलब इन दिनों कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आती रहती हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनसे भी बहुत कुछ सुना कि आपने बहुत ही मतलब आपके जो कारनामे रहे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए, तो हम कुछ किस्से उसके भी सुनना चाहेंगे कि आपने कुछ काफ़ी सारी चीज़ों में कुछ रेस्क्यू का भी मैंने बीच में सुना था। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को वो चीज़ बताएं कि किस तरह से और किया आपने और कठिनाइयाँ भी क्या आई, मुझे बताएं आप। जी जी, एक्चुअली मैं PSC की तैयारी मैंने करना शुरू किया था, पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया उसमें। तो उसकी तैयारी करते हुए मेरे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए। उसमें से एक था कि मैं RRB क्वालिफाई करके मैं लखनऊ ट्रेनिंग पहुंची। तो मैं चूँकि मेरा पूरा इंटरेस्ट था PSC की तरफ, तो मैं ट्रेनिंग छोड़ के मैं वापस आ गई। और जब मैं ट्रेनिंग छोड़ के वापस आई तो मैंने लगभग 9-10 एग्ज़ाम ऐसे दिए थे जिसमें रिजल्ट आने की देरी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छे पेपर्स बनाए हैं करके। लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी किस्मत ऐसे पलटती है। 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मेरी मम्मा मुझे डांटी थी, बेटा आप ट्रेनिंग छोड़ के आ गए हो, अब आप क्या करोगे?
तो उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद मेरे पास एक कॉल आया और मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा आप चिंता मत कर, मेरे पास ना आपको चूज करना पड़ेगा कि बेटा तू किस में जाएगी करके, ऐसी लंबी लिस्ट आने वाली है। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दिया था, जीसीआई का एग्जाम दिया था, म्यूजिक टीचर का एग्जाम दिया था, महिला सुपरवाइजर का एक ही समय पे दिया था, पर रिजल्ट किसी का नहीं आया था। और जो आरआरबी की ट्रेनिंग जो एज सब इंस्पेक्टर में छोड़ के आ गई थी। तो मम्मा ने, फिर मम्मा को लगता था कि भी पता नहीं कब आएगा रिजल्ट, क्योंकि जानते हैं कि रिजल्ट को आने में बहुत सारा डिले भी होता है। फिर क्या होता है, मेरे पास एक कॉल आया कि तरुणा बोल रही। मैंने कहा हाँ तरुणा बोल रही हूँ, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आरपीएफ को फिर से लखनऊ ट्रेनिंग छोड़ के, तो आप जो है जाके चेन्नई कृष्णापल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जब मैं सेलेक्ट हुई थी ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी। जब मुझे दोबारा कॉल आया तो मैं जबकि मैं रैंक होल्डर थी, ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक लिया था पूरा उस पर सिलेक्शन पे, मैं इतनी खुश हुई। फिर पूरा पैकिंग वैकिंग हुआ, हम गए कृष्णापल्ली पहुँचे, वहाँ पे 1 महीने ट्रेनिंग ओवर हो चुकी थी। हम लोग गए, फिर हम लोग अपना शुरू किया बढ़िया से, और वहाँ पर सेम टाइम पे एग्ज़ाम हुआ। तो ऐसा कुछ हुआ कि उसमें से चुनिंदा बच्चे पास हुए और उसमें से मैं पास हुई, क्योंकि मैं पीएससी वाली थी, पढ़ना लिखना तो भाई करना ही पड़ेगा उसमें। तो फिर सब मुझसे बोलने लगी यार अभी आई है, कैसे पास हो गई और हम सब कैसे फेल हो गए। तो एक बड़ा अलग सा इंसिडेंट था। उसके बाद हम लोगों को बहुत रनिंग करना पड़ता है, सारे जितने भी आर्म्स एमुनेशन होते हैं उस पर हमको पूरा जितने भी आर्म्स होते हैं, ARM हो, आपका पिस्टल, रिवॉल्वर, एवरीथिंग है ना, उस पर हमको पूरी खोलना जोड़ना, उसको सब कुछ हमको ट्रेन किया जाता है। तो हम लोग ब्लाइंड फोल्ड करके भी हम पूरे पिस्टल को निकाल के खोल जोड़ करने में मैं एक्सपर्ट थी। तो एज ए पुलिस ऑफिसर, चूँकि मैं NCC सर्टिफिकेट हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी गोलियाँ चलाई थी, मेरी फायरिंग भी बहुत अच्छी है, ग्रुपिंग फायरिंग भी मैं अच्छा करती हूँ। सेंटीमीटर्स में जो ग्रुपिंग मतलब होता है कि आप एक जगह एक पॉइंट पे आप ग्रुप फायर करते हो, अगर पहला गोली आपने वहाँ पे शॉट किया तो सारी गोलियाँ उसी पे जाएगी, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग फायरिंग, तो भी मैं कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई, फिर मैं वहाँ की भी गोल्ड मेडलिस्ट बनी, मुझे इंडोर बेस्ट मिला। और जिस समय अनाउंस किया गया, क्योंकि ना सुबह 4 बजे उठना और रात के 11 बजे तक जगना, आपको बताते हुए बहुत वो होगा, बिल्कुल ना चेहरा कुछ दिखता नहीं था, केवल दांत और आंखें दिखती थी बिल्कुल, है ना, और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और पता है आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, ऐसा पेड़ होता है ना, हम ऐसे पेड़ पे ऐसा लेटते थे और हमारी नींद ना 5 मिनट में ना पूरी हो जाती थी, इतना हम थके हुए रहते थे। जो एक साल जो ट्रेनिंग होता है ना, पूरे इंसान को बदल के रख देता है। तो ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रहा, मैंने गोल्ड मेडल भी लिया। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई बिलासपुर पोस्ट में। तो इस तरह से फिर मैं जब वहाँ पे गई तो नो डाउट काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम चूँकि हम रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं और वहाँ बहुत सारा हमको ऐसी चीज़ें होती है डे ऑफ लाइफ में, बाकी क्रिमिनल्स के साथ तो वो हमारा ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि अभी एक 2-3 महीने पहले की बात है, एक 4 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था। हमको सूचना मिली कि मैडम इस ट्रेन में ये बच्चा है, 2 मिनट के स्टॉपेज और 3 मिनट के बाद ही वो ट्रेन मेरे पास आ गई। मैंने ढूंढा, वो बच्चा बिल्कुल कुछ पहना नहीं था और छोटा सा बेबी, और फिर उसको मैं लेके आई, बहुत रो रहा था। फिर मैंने उसको पानी चाय ऑफर किया, कुछ ले भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से उसने मेरे हाथ से पानी पिया। फिर मैं तुरंत अपने स्टाफ को बोली कपड़े लेके आइए, नए कपड़े। फिर तुरंत उसको मैंने कपड़े पहनाया, बिल्कुल, क्योंकि मैं एज ए मदर मैं फील कर सकती हूँ 4 साल का बेबी कितना छोटा होता है। तो फिर उसके बाद फिर हमने पूरे अपने सोर्स लगाए और मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैंने उसको पेरेंट्स को खोजा और उसको मैंने हैंड ओवर किया। एक मेरे जीवन का मैं मानती हूँ कि मुझे माता रानी ने इस काबिल समझा, मुझे एक माध्यम बनाया कि एक छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिलवाई। इसके बाद एक और मुझे घटना याद आती है, एक बच्चा था 13-14 साल का, वो अपने यूट्यूबर दोस्त से मिलने के लिए कोलकाता जा रहा था, और ऐसे नहीं जा रहा था, वो अपने साथ 4.5 लाख रुपए का गोल्ड और 50,000 रुपये कैश लेके जा रहा था, और अपनी मम्मी का और दादी का बिना बताए घर से उठा लिया था उसने। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, ऐसी सी बात है, उस बच्चे को तुरंत पकड़ना है मैडम, नहीं तो पता नहीं बर्बाद हो जाएंगे इन लोग, वो बच्चा कहाँ जाएगा नहीं पता। मैंने भी तुरंत, शाम की बात है 6-7 बजे की, तुरंत हाई टीम एक्टिव हुई, और राजनांदगांव में कोई भी ट्रेन ना 2 मिनट रुकती है, हमने उस 2 मिनट में उस बच्चे को खोज लिया और उसको तारा, प्यार से मैंने समझाया। और 1 से 2 घंटे बाद उसके पेरेंट्स आए, इतना रोया उसको पकड़ के। फिर हमने पूछा तो बोला कि थोड़ा सा मम्मी से मेरा मतलब वो हो गया था,
और मैं अपने यूट्यूबर दोस्त से मिलने जा रहा था। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगी, फिर बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा इतने सारे पैसा आपने रखा है, किसी और गलत इंसान के हाथ में आ जाते तो क्या होता, सोचो आपका पैसा भी चला जाता और आपको भी कुछ वो हार्म कर सकते थे। तो मैं आज के बच्चों को बोलना चाहूँगी, बहुत सारे हम केस पढ़ते हैं कि अपने यूट्यूबर दोस्त से गया वापस नहीं आया, इंस्टा के फ्रेंड से मिलने गया आप वापस नहीं आया, या कहीं भाग गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो बच्चा ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल बोलना चाहिए सपने जैसा है, आपको बहुत सारे सपने दिखाए जाएंगे, बट यूज़ योर ब्रेन, आप अपने माता पिता की बात मानिए। और ये सब चीज़ें कुछ क्षणिक होती है बच्चे, ये बहुत वो नहीं होता। आप अपने काम पे फोकस करिए, इतना ऐसा बन जाइए कि आप किसी ऐसे स्टेज पे पहुंच सके जहां आपको सही गलत का नॉलेज हो, उसके बाद आप ये सब काम करें। लेकिन कम एज में ये सब करना मुझे लगता है इट्स वेरी डेंजरस। तो मैं बस बोलना चाहूँगी कि ये सब जो है आप लोग बिल्कुल समझदारी के साथ यूज़ करें। जी तरुणा जी, दोनों ही जो इंसिडेंट्स बड़े रोचक हैं जी। और आपका जो संस्मरण इतना बड़ा है ना कि हम एक एपिसोड में तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि होता है ऐसा। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कला और जिस प्रोफेशन से आप आती हैं, जिसमें आप जैसे एज अ पुलिस ऑफिसर, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, है ना, क्योंकि मैं भी उनको फेवर करना चाहता हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए या खुद से, अब देखो मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन भी हैं, तो वो कैसे खुद को करना चाहिए, खुद को कैसे ग्रूम करना चाहिए, एक संदेश जो है हमारी अपनी बच्चियों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर हमारे इस द पॉडकास्टर चैनल के थ्रू आप दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। मैंने हमेशा हर मंच पे मैंने बोला है, जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो, और जब मुझे एज ए गेस्ट बुलाते हैं तो, कि पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए, पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। मैं सारी बच्चियों को बोलना चाहूँगी कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप जिस भी जगह हो सकता है आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है आप अच्छे सिंगर हो सकता है आप अच्छे डांसर हो, या हो सकता है आप बहुत अच्छे कुक हो। आप जैसे कि हम रायपुर में देखते हैं कि आजकल छत्तीसगढ़ी डिशेस का भी कितना क्रेज़ है, हरा, मुठिया, चीला, बहुत सारी चीज़ें। तो आप जिस जगह पे हो उसको आप बेस्ट करिए, और हमेशा मैं बोलती हूँ अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे कि नहीं मैं तो बस मुझे सोना है, फिर मैं पढ़ाई भी, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आप 8 घंटा सो रहे हो आप उसको 6 घंटा करो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और बोलते हैं ना कई बार हम, जैसे कि चूँकि मैं ऐसे फील्ड से हूँ कि मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत पता है। ये क्या होता है, खुद से खुद की जंग होती है, हमको किसी और से नहीं लड़ना पड़ता है, हमको खुद से लड़ना पड़ता है। मैं लिखती भी हूँ ना कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई बैर, मेरी खुद की मंजिलें। तो ये वाली बात है कि हमको अपनी मंजिल खुद को बनाना है और खुद को कुछ ग्रूम करना है। तो मैं चाहती हूँ बच्चे बिल्कुल बुलेट सीखें, बाइक सीखें, खासकर लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, और 4 व्हीलर ड्राइविंग सीखें, अपने स्किल्स पे ध्यान दें, ताकि आने वाले टाइम में आप किसी पे डिपेंड मत रहो। हो सकता है आपका पति बहुत अच्छा कमाता हो सकता है बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बट हम भविष्य को नहीं जानते, आने वाली परिस्थितियों को नहीं जानते। तो मैं बोलती हूँ कि आपको कम से कम अपना आर्थिक जो होता है ना, अपना इकोनॉमी, आप खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, ताकि छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशों के लिए, छोटे छोटे सपनों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत ही सुंदर तरुणा जी आपने कहा, और मैं अपनी जो देख रही होंगी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मैम से आप लोग प्रभावित होइए, और मौका मिले तो इनसे मिलने आइए, आपको बिल्कुल समय देंगे। तरुणा जी, इसी श्रृंखला में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके काम को लेके भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने किस तरह से आपको सहायता की, और आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? जी, पुरस्कार तो नो डाउट बहुत सारे मुझे आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मिले हैं, माता रानी का आशीर्वाद से मिले हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि जो पुरस्कार जो होता है वो बिल्कुल हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। अभी मुझे हाल ही में बिलासा सम्मान मुझे मिला, और जो मुझे मेरे जो बहुत दिल के करीब है ना, वो 2005 की बात बताती हूँ कि उस समय 2000 रुपये मिलना कॉलेज में वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर हूँ फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट पंडवानी के लिए। तो उस समय मैं पंडवानी में, मुझे नहीं पता अभी किसी को मिला है कि नहीं मिला है, बट दैट टाइम मैं एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे पंडवानी के लिए स्कॉलरशिप मिला था। और इसका भी बहुत छोटा सा है जो मैं बताना चाहूँगी, शायद बच्चे सुन के लगे कि
एक गांव जो एक छत्तीसगढ़ के लोग 2005 में वहाँ पर हम लोगों ने अपने बिल्कुल अपना मनवा के आए थे कि छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ हैं। तो ऑडिटोरियम था, मैं, मेरे पापा, मेरे 2 भाई, एक नरेंद्र मांडे और एक देव नारायण। उस समय, अभी तो मैं ऐसी फर्स्ट क्लास का मुझे पास मिलता है, बट उस समय मैं स्लीपर में एक जो नॉर्मल स्लीपर की टिकट खरीद के हम लोग गए दिल्ली। दिल्ली में हमारा होना था जो इंटरव्यू है वो। उसके बाद जब हम गए तो वहाँ पे एक चयन समिति बैठी थी, लगभग 10 लोग थे उसमें। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला कि तरुणा साहू मेरा नाम है मैम। आप कहाँ से आई हो? तो उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ से आई हूँ मैम मैं के। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आज क्या करने चाह रही हो? तो मैंने बोला कि मैम मैं पंडवानी करने चाह रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने किसी से सीखा है? तो मैंने कहा जी मैम, मैंने तिजन दीदी से सीखा है पंडवानी। बोलते हैं ओके, तो वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मैंने कहा जी मैम। तो बोले कि अच्छा अब क्या करने चाह रहे हैं? मैंने बोला मैम आप बोलिए। तो बोला कि जस्ट वेट, आप वो प्रसंग करके दिखाइए जिसमें जब द्रौपदी का चिरहरण होता है और सारे लोग जितने बड़े बड़े योद्धा होते हैं और उसके साथ जस्टिस नहीं होता, तो किस तरह से वो रोती है, चिल्लाती है और भगवान श्री कृष्ण कैसे उसकी लाज बचाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो मेरा फेवरेट प्रसंग था और ये समझ सकते हैं कि उसमें मैं बहुत एक्सपर्ट भी शायद हूँ या रही होंगी, क्योंकि दीदी ने मुझे वहीं से शुरुआत की थी। तो जैसे ही मैंने जब किया वो प्रसंग जो है, तो पूरी हमारे जो बैठे हुए थे, जो जज लोग बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने मुझे क्लैप किया मेरे लिए। और मेरे जो मैम थे मेरे को बुलाई अपने पास और सर पे हाथ रख के बोला कि बेटा मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट आप जरूर सेलेक्ट होंगे। आज वो सोच के ना बिल्कुल मैं एकदम भावुक हो जाती, मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक छोटे से गांव की लड़की जो दिल्ली उस समय पहुंचना भी मुश्किल होता था, वहां पे जाके मैंने स्कॉलरशिप जीता और मुझे 2 साल तक हर महीने 2-2 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे और 48,000 रुपये मुझे भारत सरकार के द्वारा दिया गया। और थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि नो डाउट कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हैं। तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा रहा। मैं बहुत सारी बुक्स खरीदती थी और कहीं ना कहीं उसने मुझे इस फील्ड में भी आने में मुझे मेरी मदद की रियली। और साथ ही अगर पुरस्कारों की बात करें तो भी शिल्पा शेट्टी मैम ने मुझे IBC 24 में नारी शक्ति सम्मान मिला और बहुत सारे मुझे जो महिलाओं से संबंधित सम्मान मिले हैं। तो ये भगवान माता रानी की ब्लेसिंग है कि आप लोग अपने मुझे प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं जी। तरुणा जी, आपने कला और प्रशासनिक कार्य को साथ में लेके कार्य किया और आप उसी समय आप एक गृहिणी भी हैं और एक माँ भी हैं। तो किन किन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ा, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एज ए मदर जो एक महिला होती है उसकी सबसे खूबसूरत जर्नी होती है माँ बनना। बट कहीं ना कहीं चूंकि वो एक लड़की से माँ बनती है, बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि C सेक्शन में बच्चा जो डिलीवर होता है, तो मैं भी C सेक्शन में हुई और सच में स्वतंत्र जो मेरा बेबी है वो 6 साल का है और उसका नाम स्वतंत्र इसलिए है कि वो 15 अगस्त को पैदा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने झंडा फहराया, उसके बाद स्वतंत्र आया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आया और बहुत स्वतंत्र ही है वो अपने नाम से भी और कर्म से। तो मैं महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी, मैंने कई बार सुना है कि मैडम हम माँ बनने के बाद जॉब नहीं कर पा रहे हैं, मैडम हम माँ बनने के बाद हम बच्चों पे ध्यान दें कि जॉब पे ध्यान दें। तो बस ये प्रायोरिटी वाली बात है। आपके बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो आपकी जॉब को भी समझ सकें और आपको भी समझ सके। नो डाउट मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, तो उसके लिए हमारे पास CCL होता है जिसमें हमको 2 साल की लीव मिलती है, 6 मंथ मैटरनिटी लीव मिलती है। तो मैं सारी जो वर्किंग वुमेन से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ माँ बनना एक बहुत खूबसूरत तोहफा है, भगवान का गिफ्ट है, लेकिन आप लोग जो अपनी पहचान है उसे भी ना खोने दें। माँ के साथ अपनी ज़रूर पहचान बनाएं और बिल्कुल आगे जाएं, ताकि आपकी जो अंदर जो खूबी है, जो आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो शिक्षा है, उससे ना केवल हमारा समाज बल्कि हमारा भारतवर्ष भी उसका जो लाभ उठा सके। तो सारी महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि वो हमारा फाउंडेशन नहीं है, वो हमारा गिफ्ट है, तो उसके साथ आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी थाकड़ अतिथि सुश्री तरुणा साहू जी, जो कि अपने प्रशासनिक कार्य के साथ साथ कला को लेकर बहुत ही खूबसूरत कार्य कर रही हैं। तो अगले एपिसोड में मैं किसी ऐसे ही एक हस्ती के साथ फिर से आप सभी के सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार और द पॉडकास्टर से जुड़े रहें। नमस्कार। थैंक यू सो मच पॉडकास्टर टीम राजनांदगांव
एंड थैंक यू सो मच चंदन सर। आप मुझे नहीं पता आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते, बट ये बहुत ही अच्छे कथक के कलाकार हैं। और एक मतलब बोलना चाहिए कि इन्होंने ऐसे प्रोफेशन को चुना जो कि हम जैसे मैं पढ़ती थी, मैं आते ही उनको मैंने बोला कि मैंने बिरजू महाराज जी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो बोले कि वो मेरे गुरु हैं। तो भाई आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन्होंने मुझे आज बुलाया। और जैसा ये बोले कि मैं आपसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं भी इनसे मिलके और इनकी पूरी टीम से मिलके बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल कि आपने मुझे याद किया और आपने मुझे इतना प्यार और इतना आप लोगों ने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच। और मैं ड्यूटी के साथ अगर पंडवानी को मैं गा रही हूँ तो मैं केवल अपनी जो संस्कृति है, जो एक हमारी कला है, लोक कला है, उसको मैं जीवित रखना चाहती हूँ। उसको मैं आज के बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि वो जाने कि पंडवानी क्या है करके। और ये समझ लीजिए इसलिए मैं जो है मुझे डबल ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि दोनों को समय देना मेरे लिए भी बहुत कठिन है। लेकिन मैं जितनी मेरी ताकत है मैं अपना 100% देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि मैं इसमें बहुत अच्छे प्रयोग कर सकूँ और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम और पूरे भारत का नाम एक पंडवानी को लेके मैं बिल्कुल नेशनल फेम, और बिल्कुल मैं चाहती हूँ उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी लेके जा सकूँ और बहुत उसको मैं आगे लेके जा सकूँ। एक छोटा सा लाइन है जो मुझे याद आता है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, हमने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।